अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें, वो आपको मैं बता देता हूं जरा। आज हम बेटा इस वीडियो में सीखने वाले हैं लेटर्स। इंग्लिश में लेटर्स किसे कहा जाता है, फिर अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद सीखेंगे वर्ड, और वर्ड के बाद सीखेंगे सेंटेंस, और उसके बाद सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लास्ट में ट्रिक प्लस एक्सरसाइज होगी आपके लिए। तो आज अगर आपको इनमें से कुछ भी पता नहीं है या कम पता है या कम जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक देखें, इन सभी चीज़ को सीखेगा। अगर आप इंग्लिश में ग्रामर सीखने वाले हैं तो ये उसकी शुरुआत है कि लेटर्स क्या हुआ करते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस प्रकार पहचाना जाता है, उसकी ट्रिक, और लास्ट में छोटी सी एक्सरसाइज। तो मित्रों लास्ट तक देखते रहिएगा। चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। तो पहला टॉपिक है आज हमारा लेटर। लेटर क्या होता है? तो देखिए मित्रों, जैसे कि आपने जाना है कि जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हम उस भाषा के पहले वर्ण सीखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी में हमने सबसे पहले क्या सीखा? आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। ये जो हमने सीखे का, खा, गा, घा, ये जो हमने सीखे, इन सबको कहते थे हम हिंदी में वर्ण। क्या कहते थे? वर्ण। और इन्हीं वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये जो ए, बी, सी, डी, ई, ये जो हैं ये हमारे कहलाते हैं लेटर। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हमें उसमें कुछ प्रतीकात्मक शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हिंदी में हमारे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, का, खा, गा थे, तो ये क्या थे? वर्ण। इन वर्णों को ही इंग्लिश में कहते हैं लेटर। लेकिन जब हम पूरी इस आ से लेकर लास्ट तक पूरी वर्णमाला की बात करते हैं तो ये हो जाती है वर्णमाला। लेकिन जब हम यहां इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक इस पूरे की बात करते हैं जो कि 26 होती हैं, तब ये होती है अल्फाबेट। यानी कि हिंदी में ये जो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी और का, खा, गा, ये सारे पूरे थे। इन पूरे वर्ण की जो एक रूप था उसे हम कहते थे वर्णमाला। लेकिन इंग्लिश में जब हम ए, बी, सी, डी, ई को पूरा जेड तक की बात करते हैं तो इस पूरे ग्रुप को कहते हैं हम अल्फाबेट। अब बात ये आती है कि ये अल्फाबेट क्यों कहा जाता है। तो मित्रों आपको बता दूं, ये जो अल्फाबेट है शब्द, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, क्योंकि इंग्लिश की उत्पत्ति शुरुआत ग्रीक से हुई। तो वहां पर शुरुआत में जो वर्ण सिखाए जाते हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो वहां से ही उन्होंने शुरू के दो शब्द लेकर अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को मिलाकर बना दिया है अल्फाबेट। इसीलिए इंग्लिश की वर्णमाला को हम कहते हैं अल्फाबेट। अब बात करते हैं कि ये अल्फाबेट कितने भागों में विभाजित होती है। तो मित्रों अभी हमने जाना है अल्फाबेट। अल्फाबेट के ALPHABET। अल्फाबेट क्या थी? अल्फाबेट थी ए से लेकर जेड तक, ये जो हमारे टोटल लेटर मिलकर आए, इन सबको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। जो पूरा रूप होता है, ये अल्फाबेट दो भागों में विभाजित होते हैं। ये दो भागों में विभाजित होते हैं। एक तो होते हैं वोवल
और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवल यानी कि स्वर, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं। जो वॉवल होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। यानी कि ये जो 5 हमारे लेटर आए ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वॉवल। और इनके अलावा जो बचे जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच और बाकी जो बचे उन सबको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो जब हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर किसी ऐसे शब्द को बनाते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है तो वह कहलाता है वर्ड। अब अगला हमारा टॉपिक है वर्ड। पहले हम वर्ड की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो अगर इसको हम परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो वर्ड क्या है, तो हम कहेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives or makes a sense or meaning is called ए वर्ड। यानी हम कह सकते हैं क्या कि लेटर्स यानी वर्णों का ऐसा समूह जो अपना कुछ अर्थ देता या बनाता है, उसी भाव को जो अपना भाव बना रहा है, अर्थ बना रहा है, उसको हम एक वर्ड कहते हैं। अब जानते हैं वर्ड बनता कैसे है। अब स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि वर्ड क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी लेटर्स क्या होते हैं, 2 प्रकार के विभाजित हो जाते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को कुछ इस प्रकार से लिखें, इस प्रकार से संयोजित करें कि वो अपना कोई अर्थ देता हो, तब वह कहलाता है हमारा वर्ड। जैसे कि मान लीजिए हम कोई 3 ये लेटर ले लेते हैं, ओ, डी और जी। ये हमने 3 लेटर लिए। अब हम इन 3 लेटर को कुछ इस प्रकार से योजित करें, इस प्रकार से बनाएं कि अपना कुछ अर्थ दें। जैसे कि हमने लिया डी ओ जी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डॉग। डॉग माने कुत्ता। इसका एक अर्थ समझ में आता है, ये एक अर्थ बनकर आया। या हम इसको लिख सकते हैं जी ओ डी, गॉड। गॉड माने ईश्वर, भगवान। इसी प्रकार हम और 3 लेटर ले लेते हैं, ओ, टी, पी। हमने 3 लेटर ले लिए। अब इन 3 लेटर से फिर हम कोई वर्ड बनाते हैं और देखते हैं, जैसे कि टी ओ पी, टॉप। टॉप माने ऊपर, ठीक है। या अब हम इसका ले सकते हैं पी ओ टी, पॉट। पॉट माने बर्तन। लेकिन क्या अगर मैं यहां पर इन शब्दों का क्रम ऐसे कर दूं, ओ डी जी, तो ये क्या कोई अपना अर्थ देता है? नहीं। इसीलिए ये कोई वर्ड नहीं कहलाएगा। ऐसे इसको मैं अगर इसको लिख दूं ओ टी पी, तो ये क्या कोई अपना वर्ड बनता है? नहीं, क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। तो जब तक कोई शब्द अपना अर्थ नहीं देता वो वर्ड नहीं कहलाता। इसलिए जब भी हम किसी लेटर को मिलाकर ऐसा लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। अगर वो अर्थ नहीं दे रहा तो वो लेटर वर्ड नहीं बन सकता, वो केवल लेटर ही कहलाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा सेंटेंस। अब मित्रों हम जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन के रूप में अगर हम इसको कहना चाहें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स a clear or complete sense is called a sentence।
यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण और स्पष्ट अर्थ देता है वह सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब हम यहां देख रहे हैं कि पहले क्या आया ही, फिर क्या आया गोज, फिर टू, फिर स्कूल, फिर डेली। अब हमने इनको क्रम से लिखा तो ये अपना अर्थ दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका क्रम बिगाड़ दें, जैसे कि अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, डेली स्कूल गोज टू ही, तो क्या ये कोई अर्थ दे रहा है? प्रतिदिन स्कूल जाता को वह नहीं बनाना इसका कोई अर्थ, इसीलिए ये एक वाक्य नहीं कहलाएगा। हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये सेंटेंस कहलाएगा क्यों? क्योंकि ये अपना एक पूर्ण अर्थ देता है। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सरिता learns her lesson daily, यानी सरिता अपने पाठों को प्रतिदिन याद करती है। अगर इसी का हम क्रम बिगाड़ दें, अभी पहले वर्ड पे क्या है सरिता, फिर क्या लेसन, वो लर्न्स, फिर हर, फिर लेसन, फिर डेली, लेकिन अगर हम इसका क्रम बिगाड़ दें और कुछ इस प्रकार से लिख दें हम, हर डेली लर्न्स लेसन सरिता। अगर हम यहां देखें तो इसका क्या, अपना प्रतिदिन याद करती है पाठ सरिता, क्या इसका कोई अर्थ बन रहा है? पूर्ण अर्थ बनना है, स्पष्ट अर्थ बनना नहीं, इसीलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। जबकि इसमें, इस वाले सेंटेंस में वही सारे शब्द आए हैं जो इसमें हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में फर्क यह है कि ये क्रमबद्ध सही तरीके से लिखे हुए हैं और अपना पूर्ण अर्थ देते हैं, जबकि ये क्रमबद्ध तरीके से ना होने के कारण अपना सही अर्थ नहीं देते। तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस का सही क्रम क्या होता है और हम उसको किस प्रकार से लिखते हैं। अब चलते हैं, हम जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, अब हमारा जानना है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो मैं आपको बता दूं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है हमारा असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। मित्रों, यह होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो मित्रों ये जान लीजिए, जब कभी हम साधारण वाक्य के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम इस प्रकार के वाक्य के बारे में सोच रहे होते हैं जिसमें किसी बात को स्वीकार करा जाता है या फिर मना किया जाता, अस्वीकार किया जाता है। यानी जब हम किसी कथन को कहते हैं या फिर हम उसको अस्वीकार यानी मना करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हम इस सेंटेंस को 2 भागों में विभाजित करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ये होते हैं हमारे स्वीकारात्मक वाक्य और ये होते हैं हमारे नकारात्मक वाक्य। इन अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यानी असर्टिव सेंटेंस वो साधारण वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी बात को स्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकारी यानी मना करते हैं। यानी अगर आपसे कोई एक बात कही जाए और उसमें कुछ ऐसी आपको जानकारी दी जा रही हो जो किसी के बारे में हो, ठीक है, तो समझ लीजिए कौन सा होगा, अफर्मेटिव। अगर उसमें जानकारी ना दी जा रही हो, मना किया जा रहा हो, तो क्या होगा, नेगेटिव। जैसे हम कहें सीता प्रतिदिन
अपना गृह कार्य करती है। तो हमने इस वाक्य में सीता के बारे में एक बात बताई है, क्या कि वो अपने घर का गृह कार्य करती है, प्रतिदिन करती है। यानी हमने इसमें कुछ सीता के बारे में जानकारी दी, हमने इस बात को स्वीकार किया कि वो इस काम को करती है। अगर हम इसी वाक्य में नहीं लगा दें, सीता प्रतिदिन अपना गृह कार्य नहीं करती है, तो वो क्या कहलाएगा? निगेटिव। चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, दोनों ही वाक्यों को हम कहते हैं असर्टिव। यानी असर्टिव वाक्य दो भागों में विभाजित होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी हाँ वाला और ना वाला। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ना, जिसमें कोई हमसे प्रश्न पूछता, कोई जानकारी लेता है। तो मित्रों, प्रश्न हमेशा दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो वो जिनमें हम क्या लगाकर पूछते हैं, जैसे किसी ने हमसे कहा, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तो मित्रों, हमें यहां अगर ध्यान दिया जाए तो यहां क्या लगाकर प्रश्न पूछा गया है। और एक होता है वो जिसके बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है, शुरू में क्या नहीं आता। जैसे तुम रोज स्कूल कब जाते हो? अब देखिए मित्रों, यहां पर जो प्रश्न सूचक शब्द है वो बीच में आया है। तो ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक तो वो जो क्या शुरू में लगा के पूछा जाता है, और एक वो जिनके बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है। तो जिनके शुरू में हम क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, उन्हें हम कहते हैं यस नो टाइप। उन्हें हम कहते हैं यस नो टाइप। क्यों? क्योंकि हम इन प्रश्नों के जवाब हां और ना में दे सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तो आप कह सकते हो हां या फिर नहीं। केवल इतना कहने से जवाब पूरा हो जाता है। हमने पूछा, क्या आप प्रतिदिन नहाते हो? तो आप कह सकते हो हां या फिर नहीं। हम पूछे, क्या आप अपना गृह कार्य रोज करते हो? तो आप कह सकते हो हां या फिर नहीं। यानी केवल इतना कहने से जवाब पूरा हो जाता है, इसीलिए हम इनको यस या नो टाइप कहते हैं। दूसरे वाले वाक्य जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, उन्हें हम कहते हैं WH टाइप। WH फैमिली क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि जितने भी ये प्रश्न सूचक शब्द हैं, उन शब्दों में केवल एक हाउ को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी सारे शब्द कौन कौन से? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, जितने भी शब्द हैं, which, ये सब के शब्द WH से ही शुरू होते हैं, इसीलिए हम इसको WH टाइप कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, यस नो टाइप और WH टाइप। ऐसी असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ दो टाइप के बताए हैं। पहला होता है असर्टिव और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। असर्टिव कौन सा वाक्य होता है? जिसमें किसी बात को हम सामान्यतः कहते हैं, यानी स्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो वो अफर्मेटिव होता है, अस्वीकार यानी मना करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। लेकिन दोनों ही वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिर आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी कितना होता है? दो प्रकार का। कौन सा होता है? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न भी दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो क्या कर और एक वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द लगाकर। दोनों ही वाक्य इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। पहला वाला यस नो टाइप कहलाता है, दूसरा वाला WH टाइप। अब हम चलते हैं तीसरे वाक्य की ओर। अब जानते हैं सेंटेंस नंबर 3 की ओर। थर्ड होता है हमारा इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस।
ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। लेकिन इनमें केवल आज्ञा ही नहीं दी जाती, इनमें आज्ञा के अलावा क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन, प्रार्थना, निषेधाज्ञा आदि भाव भी आते हैं। ठीक, इसमें हम शिक्षा को भी अगर हम जोड़ दें, एक ही चीज है, तो आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन, प्रार्थना, निषेधाज्ञा, शिक्षा, ऐसे कोई भी भाव जो प्रकट होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस में होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की एक विशेषता यह भी है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता, इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है। अगर हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट को लगाकर देखें भी तो तुम या आप का सेंस आता है। जैसे किसी ने आपसे कहा ओपन योर बुक, यानी कि अपनी किताब खोलो। ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। तो अगर हम यहां देखें तो सेंटेंस यहां पर समाप्त हो जाता है कि शुरुआत कैसे हुई? ओपन से। और ओपन क्या है? ओपन है वाक्य के अंदर वर्ब। तो हमेशा ध्यान रखें, जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे इंपरेटिव सेंटेंस। या ये वाक्य प्लीज से भी शुरू होते हैं, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। लेकिन आप यहां देखें, प्लीज के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, इसीलिए ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है। ये लेट से भी शुरू होते हैं, लेट अस हैव सम ड्रिंक, आओ हम कुछ पिए। यहां पर देखिए लेट अस, और उसके बाद क्या आया? हैव यहां रखने हैं, पीने के सेंस में आया। यहां पर वाक्य लेट से शुरू हुआ। इंपरेटिव सेंटेंस लेट से भी शुरू होते हैं। अगर वाक्य में मना किया जाए, जैसे कि हमने कहा उसे मत मारो, डू नॉट या डोंट बीट हिम, तो उसे हम भी डू नॉट शुरू करेंगे, लेकिन आएगा वर्ब ही शुरू में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ये क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। अगर हम किसी को कहें ये काम कभी मत करो, जैसे कि कभी किसी को गाली मत दो, नेवर एब्यूज एनीबॉडी, किसी को गाली कभी मत दो। तो यहां पर कभी नहीं के लिए नेवर आ जाता, लेकिन फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो हम कह सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस वो होंगे जिनमें सलाह, आज्ञा, सुझाव, निवेदन, प्रार्थना, निषेधाज्ञा, शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। ये कैसे शुरू होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। अगर इसमें कोई प्रार्थना की गई होगी तो प्लीज शुरू में आ जाएगा। अगर मना क्या होगा तो डू नॉट या नेवर आ जाएगा। कुछ सुझाव होगा तो लेट का प्रयोग। अब जानते हैं हम सेंटेंस नंबर 4। अब बात करते हैं मित्रों सेंटेंस नंबर 4, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय बोधक वाक्य। यानी अगर हम किसी ऐसे वाक्य के बारे में बात कर रहे हों जिसमें हृदय की तीव्र भावना, हृदय की तीव्र भावना से हमारा मतलब क्या है? हृदय की तीव्र भावना मतलब है आश्चर्य, दुख, खुशी, हर्ष, घृणा, खेद आदि।
ऐसे भाव प्रकट हों तो वो वाक्य जो होंगे हमारे कौन से होंगे, एक्सक्लेमेटरी होंगे, क्योंकि इनमें हृदय की भावनाओं को प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ शब्द दिए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन शब्द। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दुख को प्रकट करने के लिए आता है एलास, या फिर आह, या फिर ओ। इनका हम कभी कभी दुख का प्रयोग करने में भी करते हैं। एलास तो सामान्यतः आता ही आता है, जैसे कि शाबाशी प्रथम दिन देने, किसी को हम शाबाशी दे रहे हैं तो ब्रेवो, हम बहुत खुशी प्रकट कर रहे हैं तो हुर्रे, अगर घृणा प्रकट कर रहे हैं तो फाई, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं तो ओहो भी आता है, और ओ गॉड भी आता है, ओ गॉड। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो भाव को प्रकट करने के लिए आते हैं। तो विशेषता हमें यह ध्यान रखना है कि अगर वाक्य एक्सक्लेमेटरी है तो उसमें हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट की गई होंगी, उनमें इस प्रकार से कोई शब्द दिए होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस वाक्य के अंत में मार्क और एक्सक्लेमेशन यानी कि इस प्रकार का डंडा और अंत में बिंदी जरूर दी जाएगी। चलिए कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। एलास she died so young। अफसोस, अफसोस वह इतनी युवा मर गई, यहां दुख प्रकट किया है। दूसरे सेंटेंस में हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, खुशी से पकड़ रहे हैं, करें वाओ हमने मैच जीत लिया, खुशी दर्शा रहे हैं। ऐसी ब्रेवो, शाबाश, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही कभी कभी आश्चर्य को प्रकट करने के लिए वॉट और हाउ का प्रयोग होता, वॉट आ प्लेजेंट डे इट इज। यहां व्हाट का मतलब होता है कितना, कितना सुखद दिन है। ऐसे ही हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। तो आप इन सभी सेंटेंस में अगर देखें तो कुछ ना कुछ वर्ड आए हैं और साथ के साथ ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ये सारे भाव प्रकट होते हैं और इंटरजेक्शन वर्ड भी दिए होते हैं। अब अगला सीखते हैं। अब सीखते हैं तो सेंटेंस नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें हम इच्छाओं को प्रकट करते हैं। अगर मित्रों कोई हम ऐसे वाक्य के बारे में बात करें जिसमें इच्छाएं प्रकट की गई हैं, जिसमें किसी के प्रति अच्छी या बुरी भावना प्रकट की गई है, इसीलिए उसको हम इच्छा सूचक कैटेगरी में लाते हैं। अगर हम किसी के प्रति शुभ कामना की बात करें, इच्छा की बात करें, अभिशाप के बारे में बात करें, विदाई के बारे में बात करें, या बधाई के बारे में बात करें, तो वो वाक्य जो होंगे वो कौन से होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों की भी एक विशेषता है मित्रों कि ये ज्यादातर में से शुरू होते हैं, में से, और इन वाक्यों के अंत में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी ये ऊपर वाला डंडा और नीचे बिंदी अवश्य लगा होता है। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, यानी ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करे।
मे द एनिमी गो टू हेल, शत्रु नाश हो जाए, शत्रु नरक में जाए। तो ये अभिशाप हुआ, लेकिन शुरू में क्या है, ये हमारे किसी के प्रति शुभ कामना है। ऐसे ही हम सुबह शाम को दोपहर में जब दूसरे को अभिवादन करते हैं तो उसको हम ग्रीटिंग कहते हैं, और वो ग्रीटिंग भी इसी के अंदर आते हैं। मान लीजिए अगर हम किसी को कहें गुड मॉर्निंग सर, तो ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस का रूप लेकर यहां शब्द आए हैं, ये भी हमारे कहां आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मित्रों इस प्रकार से आपने शॉर्ट में ये जान लिया कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें आप पहचान जाएंगे और बताएंगे, कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको सेंटेंस कौन कौन से क्या क्या लगते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपने आज कितना सीखा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज जो सिखाया उसके आधार पर मैंने एक छोटी सी 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज यहाँ लिखी है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर कर मुझे ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिखकर आप बता सकते हैं कि इसमें पहला वाला वाक्य क्या असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। इसी प्रकार से हर वाक्य के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बताऊंगा आपने कितना सीखा है। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली वीडियो में और इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है मित्रों, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक पढ़ाई ध्यान से करते रहिएगा। यहाँ तक पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई इसी प्रकार मन से लगा करते रहिएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।